रिकॉर्डिंग का ध्यान। चलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको यहां तक बता दिया था, ये बता दिया था और ये ग्राफ बता दिया था। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वो ये है जो सामने आप देख रहे हैं। ये फॉर्मूला जो आया है ये फाइनल फॉर्मूला है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा टाइम की या टेम्परेचर की। उसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये फॉर्मूला आपको जरूर याद करना है। जो खासकर जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जरूर ध्यान दें, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। काम का फॉर्मूला याद रखना ही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। एक बार को मैं ये कह दूं ये आप याद ना करो चल जाएगा काम, क्योंकि इसका कम चांसेस है पूछे जाने के, लेकिन फिर भी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों ही याद कर लो। लेकिन ये फॉर्मूला तो मस्ट है, याद करना ही है। और मैंने अभी आपको बताया कि इससे हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी टेम्परेचर और टाइम की। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ थी। तो अब इसमें ये मान लो एक बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, T1 से T2 हो गया टाइम t में। तो हमने यहाँ लिखा इसके लिए T1 माइनस T2 अपॉन टी, T1 माइनस T2 अपॉन टी, ये k टाइम्स, और ये टेम्परेचर बॉडी का माइनस T0। T0 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, T0 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, T0 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब यहाँ जो वैल्यू हमने लिखी है ये जो T है, ये T बॉडी का टेम्परेचर है किसी जनरल टाइम पर। तो अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जनरल टाइम पे टेम्परेचर तो एवरेज क्यों लिया। हाँ, तो मैंने कहा ना ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये लीनियर नहीं है वास्तव में देखा जाए तो ऐसा आएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको इससे मिलेगी अगर निकाल नहीं है तो, बट इससे एवरेज टेम्परेचर बॉडी का हमने लिया है जो सही नहीं है। क्योंकि किसी टाइम टी पर जैसे मान के चलिए बॉडी का टेम्परेचर 50 से 40 हो गया, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू लिखेंगे वो 45 लिखेंगे। लेकिन जिस टाइम पे टेम्परेचर डिमांड कर रहा है जरूरी थोड़ी है उस समय टेम्परेचर बॉडी का 45 ही रहा हो, किसी टाइम टी पे पूछ रहा है। और उस समय मान के चलिए बॉडी का टेम्परेचर 48 ही था, जबकि हम क्या रख रहे हैं 45 रख रहे हैं। तो ये करेक्ट वैल्यू आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, अप्रोक्सीमेट मिलेगी। तो अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर हमने यहाँ लिया भी है एवरेज टेम्परेचर बॉडी का, एवरेज लेते हैं यहाँ पे T1 और T2 से एवरेज। और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं T0 टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अब एक चीज और इसमें यहां मैं आपको बता दूं, एक चीज और वो ये है कि दो तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं जिन्हें बिना कैलकुलेशन के आप कर सकते हो। ध्यान से देखोगे सुनोगे मेरी बात तो आप तुरंत आंसर कर पाओगे। देखो किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लो एक डेटा दिया होगा, ये तो आपने नोट कर ही दिया होगा, ठीक है। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड एक बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है 5 मिनट में, ठीक है। सुनना मेरी बात। तो कितनी देर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान के चलिए वहां आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, T0 की वैल्यू ये है। और मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था ये T1 T2 ये टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में भी दिए जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो आपको टेम्परेचर है वो केल्विन में चाहिए, इससे पहले जैसे हमने लिखा। लेकिन यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है डेल्टा T अपॉन टी, या ये ध्यान से देखो, ये चेंजिंग टेम्परेचर है, दैट इज आल्सो चेंजिंग टेम्परेचर। तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में देगा, तो कभी भी उसको केल्विन में मत बदलना, आप डिग्री सेंटीग्रेड में लेके चल सकते हो। पीछे थर्मोमेट्री में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि टेम्परेचर में जो चेंज होता है केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में सेम होता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप केल्विन में ले रहे हैं या डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे T1 माइनस T2 और T1 प्लस T2 माइनस T है। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसमें आप टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में रखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी डिग्री सेंटीग्रेड में रखोगे चलेगा, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तब भी रिजल्ट वही आना है। तो आप उसमें फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये T1 माइनस T2 और ये वाला पूरा जो टर्म है यहाँ पे अगर आप देखें तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तो ध्यान ये रखने की है, ठीक है। लेकिन इधर जो टेम्परेचर है जैसे ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला टेम्परेचर है, ठीक है। इनमें हालांकि इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर इसको अगर इधर लाओगे डेल्टा T आएगा और डेल्टा T ये भी है ना। बट मेरे कहने का मतलब है कि अगर वहां डिग्री सेंटीग्रेड में भी टेम्परेचर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको एक चीज जो बताना चाह रहा था, 50 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर 5 मिनट में, तो कितनी देर में, ऐसे पूछेगा कितनी देर में 40 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब देखिए ये भी 10 डिग्री का चेंज है,
ये भी 10 डिग्री का चेंज है। ये 5 मिनट में, तो यहाँ ऑप्शन जो दिए होंगे 4 आपको ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन होगा पहला 5 मिनट में, दूसरा होगा मोर देन 5 मिनट में, तीसरा होगा लेस देन 5 मिनट में, और चौथा कह देगा डेटा इनसफिशिएंट या इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट। अब एक स्टेटमेंट आपको याद आए, पीछे मैंने बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बॉडी का डाउन होने लगता है वैसे वैसे रेट ऑफ कूलिंग भी कम होने लगता है। तो पहले जो टेम्परेचर था वो 50 से 40 की रेंज में था, और अब टेम्परेचर 40 से 30 की रेंज में है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है बॉडी का, तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम होगा। तो पहले 10 डिग्री में जितना, पहले 10 डिग्री चेंज होने में, पहले 10 डिग्री चेंज होने में जितना समय लगा था 5 मिनट, अब अगले 10 डिग्री चेंज होने में 5 मिनट से, क्या लगता है आपको? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन। मोर देन। बात आई को समझ में? मोर देन 5 मिनट विल बी द राइट आंसर। मोर देन 5 मिनट विल बी द राइट आंसर। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में, दूसरे तरीके से पूछा जा सकता था। उसमें कैलकुलेशन नहीं करना, केवल सिंपल लॉजिक है। और ये बस आपको बात ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ कूलिंग कम होता है। मैंने पीछे एक ग्राफ भी बनाया था dt अपॉन dt का टाइम के साथ रेट ऑफ कूलिंग का। ठीक है। दूसरा सवाल इसमें क्या होगा कि अगर अगर एक बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड 5 मिनट में हो जाता है, तो अगले 5 मिनट में उसका टेम्परेचर होगा, अगले 5 मिनट में उसका टेम्परेचर होगा। क्या लगता है आपको, क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन दिए होंगे 40 डिग्री, मतलब सॉरी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट। क्वेश्चन समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, और मैंने कहा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। तो अगले 5 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर होगा, नीचे ऑप्शन होंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और नन ऑफ दीज या इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट। क्या लगता है आपको? 30 से ज्यादा ही होगा। देखो मैंने ऑप्शन दिया 30 डिग्री, 32 डिग्री, 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और नन ऑफ दी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। अब आप देखिए कि अगर 5 मिनट में 10 डिग्री का ड्रॉप हुआ तो अगले 5 मिनट में, पहले तो ये जज करना होगा कि अगले 5 मिनट में ड्रॉप 10 का होगा या 10 से ज्यादा का होगा या 10 से कम का होगा। 10 से कम का। 10 से कम का अगर होगा तो हो सकता है वो 9 डिग्री हो सकता है 8 डिग्री हो। तो जो टेम्परेचर पहुंचा होगा 10 तो नहीं हुआ, तो 30 तो नहीं पहुंचा होगा, 30 से कुछ 30 से ज्यादा ही होगा। ज्यादा ही होगा। अब इन 4 ऑप्शन को अगर आप देखें तो 30 से ज्यादा वाले में ये है। ठीक है, ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। नन ऑफ दीज भी ऑप्शन नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पे कह देगा इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट। क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं सर हमने तो एग्जैक्ट निकाल के देखा 32 भी नहीं आ रहा था, वो तो 31.5 आ रहा था, तो फिर सर नन ऑफ दीज हम टिक करे आए। तो ऐसा करेगा वो, ऑप्शन नन ऑफ दीज भी नहीं देगा, वो आपको दे देगा डी ऑप्शन में डेटा इनसफिशिएंट, डेटा इनसफिशिएंट ऐसे दे देगा। तो व्हाट मे बी द पॉसिबल टेम्परेचर ऐसे करके ऑप्शन देगा, व्हाट मे बी द पॉसिबल टेम्परेचर, तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब आपने कहा सर हमें एग्जैक्ट चाहिए, तो एग्जैक्ट के लिए काफी हद तक आप इस फॉर्मूले से पहुंच सकते हैं, नहीं तो फिर इसको यूज करेंगे। लेकिन मैंने कहा मेडिकल में जेईई मेन में कभी इस तरह के क्वेश्चन आए ना कि जिसमें आपको एक टेम्परेचर रेंज दे रखी हो, टाइम दे रखा हो, और फिर वहां पे आपसे कहे कि बताइए उसका टेम्परेचर बताइए या टाइम बताइए, तो इससे भी काफी हद तक आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी में एक क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था, उस क्वेश्चन को हम करेंगे। पहले आप ये नोट कर लो, ये 2 क्वेश्चन तो सिंपल हो गए। मैंने कहा थ्योरेटिकल टाइप के इस टाइप के होंगे तो लॉजिक लगा के, और प्रीवियस ईयर में आए भी हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो भेजे थे उनमें एक क्वेश्चन ये भी था, तो ये मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, आप ओपन कर लो उसको, जो मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए थे। मोस्टली क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस कर दिए थे, 2 क्वेश्चन बचे हैं। इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है
देखिए ये नीट का ही क्वेश्चन है, 2016 में नीट में आया हुआ है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन 2019 का जेई मेन का है। जेई मेन वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में अटेम्प्ट करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन है, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम ए टेम्परेचर। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, मैं जरा रीड कर देता हूँ। A body cools from a temperature of 3T to 2T in 10 minutes. ठीक है, the room temperature is T. Assume that Newton's law of cooling is applicable. The temperature of the body at the end of next 10 minutes. वैसे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि 3T से 2T हो गया, यानी T का चेंज हुआ, T का चेंज हुआ 10 मिनट में, तो अगले 10 मिनट में T से कम का चेंज होगा, यानी कि जो टेम्परेचर है 2T से T नहीं आया होगा, T से कुछ ज्यादा होगा। बट आप देखिए इसमें ऑप्शन 3 है जो T से ज्यादा वाले हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया ना यहाँ पे, यही चीज मैंने आपको जो बताई, इसके बेसिस पे आप ऑप्शन पे पहुंचे तो, लेकिन आपने देखा कि वहां 3 आंसर दे रखे हैं जो T से बड़े हैं। देखो 3T से 2T यानी T का चेंज 10 मिनट में, तो अगले 10 मिनट में T से कुछ कम का होगा, इसलिए हमारा आंसर T नहीं आएगा, 2T से T नहीं आएगा, बल्कि T से थोड़ा ज्यादा होगा। अब इसमें जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन तो ऐसे जो ज्यादा वाले हैं, तो फिर हम इसको सॉल्व करके ही निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए यही फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला नहीं, क्योंकि मेडिकल लेवल पे नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करते, इसी फॉर्मूले से हम करते हैं। तो अब मैं बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू दी नहीं होती। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, इसमें के की वैल्यू, आप सोच रहे हैं के की वैल्यू नहीं दी है, वो शुरू में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वहां से के की वैल्यू हम निकालेंगे, फिर वी विल सॉल्व इट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन काफी आसान होंगे। तो इसमें जो डेटा है पहले लिख लेते हैं, 3T से 2T हो गया 10 मिनट में, तो अब 2T से टेम्परेचर कितना होगा अगले 10 मिनट में। ठीक है, ये डेटा हमको दिया है, तो अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। T1 से T2 हो गया, यानी 3T से 2T हो गया 10 मिनट में। अच्छा, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है डेटा को, क्योंकि वो 10 मिनट आगे भी टाइम मिनट में ही दिया है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर T और ये दोनों का एवरेज, तो 3T और 2T 5T/2 ये आ गया। अब यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका T/10 इधर K, और ये आ जाएगा 5T/2 यानी 3T/2, तो T से T चला जाएगा और K की वैल्यू हो गई कितना, 2/30, 2 इधर 3 इधर, 2/30 यानी 1/50। ये इक्वेशन आ गई। हर क्वेश्चन इस टाइप का जो आएगा ना, उसमें हर क्वेश्चन का सेम अप्रोच है। के की वैल्यू आप जो पहले डेटा आपको दिया है वहां से आप के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और के की वैल्यू निकालने के बाद में अगले वाले में यूज कर लेंगे। ठीक है, और मैंने क्या कहा आपसे कि या तो वो टेम्परेचर पूछता है या फिर वो टाइम पूछेगा कि इतना टेम्परेचर कितने टाइम में हो जाएगा, अप्रोच सेम ही है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद में हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे 2T से नया टेम्परेचर जो हमें निकालना है, तो 2T से T डैश हो गया 10 मिनट में ही पूछ रहा है, के की वैल्यू 1/50, और यहाँ पर ये आपका 2T प्लस T-/2 माइनस T। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आए, तो सबसे पहले तो यहाँ थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2T माइनस T-/2। ठीक है, और ये इधर 1/3, और ये 2T इधर गया, तो 2T प्लस T-/2T/2, तो 2 से ये भी चला गया, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से ये चला जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6T माइनस 3T डैश, और इधर बचा ये आपका T डैश, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ से सॉल्व करके ये इधर आ गया तो 6T, और इधर आ गया 4T डैश, तो आपको T डैश की वैल्यू पता लग गई कितनी, 60/4 यानी कि 3T/2। 3T/2 एक आंसर भी है, बी वाला ऑप्शन आप चेक कर लें, बी वाला ऑप्शन चेक कर लें। हाँ भाई, समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? किसी का कोई डाउट हो यहां तक?
अब देखिए ये क्वेश्चन एक मुझे भेजा है मिताली, तुम्हारा क्वेश्चन है ये, मैं ये भी डिस्कस सेम यही अप्रोच पर है। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ, आसान है, कर सकते हो आप। कह रहा है अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन 10 मिनट। 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट में हो जाता है। और इफ द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड, यानी ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ये कह रहे हैं, ठीक है। एज्यूमिंग न्यूटन्स कूलिंग लॉ होल्ड्स गुड, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट। सबसे पहले तो ऐसे सवालों में एक गैस वर्क जो मैंने अभी आपको बताया ना, तो वो करना चाहिए 60 से 50, जैसे मैंने 50 से 40 बताया तो 60 से 50 हो रहा है 10 मिनट में। तो अगले 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में 50 से 40 होने वाला नहीं है। क्या हो सकता है वैसे आंसर, क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन सुना आप लोगों ने? क्वेश्चन ये है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है 10 मिनट में। तो अगले 10 मिनट में टेम्परेचर क्या हो सकता है? 60 से 50 हो रहा है टेम्परेचर 10 मिनट में, तो अगले 10 मिनट में जो टेम्परेचर होने जा रहा है वो आपके हिसाब से कितना हो सकता है? 40 तो नहीं होगा, 40 तो नहीं होगा। क्या लगता है 40 से कम होगा, 40 से ज्यादा होगा? अब देखिए ज्यादा। इसमें आंसर जो दिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। 45 दिया है एक आंसर, एक आंसर 42.85 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, एक आंसर दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक आंसर दिया है 38.5। इनमें से आप देखिए कुछ ऑप्शन तो एकदम आउटराइटली आप रिजेक्ट कर सकते हैं, बोले ये तो हो ही नहीं सकता। आप बताइए कौन कौन से ऑप्शन हो ही नहीं सकते इसमें? 10 मिनट में डिमांड कर रहा है अगले 10 है। थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ वाले आंसर तो हो ही नहीं सकते। हाँ, इसमें और इसमें अब हमें देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक अंदाजा ऐसा लग रहा है। हालांकि कभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप तुक्का लगाएं, कभी सजेस्ट नहीं करूंगा तुक्का लगाएं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाला हो सकता है, ये वाला आंसर हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये आंसर अगर 48 दिया होता तो हम यकीन से कह सकते थे 48 तो नहीं है। अब जैसे ये आया बीच में इंटरमीडिएट टेम्परेचर आ गया, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अप्रोच पूरा हमारा यही रहेगा जो अभी हमने किया है, और इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इधर वाला अगर आपने नोट कर लिया हो मैं उसको इरेज करता हूं, और देन वी कैन सॉल्व इट। के की वैल्यू निकालेंगे। और आपको मैं बता दूं, खासकर जो बच्चे मेडिकल और जेई मेन वाले हैं, जेई मेन में भी क्वेश्चन मिले हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको डिफरेंट सोर्सेज में मिल जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कहीं डाउट आता है तो ऐसे क्वेश्चन 2-4 अभी आज की डेट में ही अगर आप लगा लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड मेथड है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। और इसमें जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले हम जो इंफॉर्मेशन दी है उससे के की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें ये 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 और के, और 60 प्लस 50 110 यानी 55, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो यहाँ से 60 50 डिवाइडेड बाई 10 1 तो ये आ गया, और के, और ये कितना बचा 30। तो के की वैल्यू वही आ गई 1/30। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे हैं तो पता नहीं क्या डेटा इस तरह का देते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन में के की वैल्यू, आप बिलीव करना, के की वैल्यू मैंने ज्यादातर क्वेश्चन जब सॉल्व किया डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से बच्चे लेके आते तो के की वैल्यू या तो 1/15 आती है या 1/30 आती है, जो अभी आप सामने देख रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये नहीं कि आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो बोले सर आपने बता दिया तो हमने तो सॉल्व ही नहीं किया, के की वैल्यू 1/30 लेके सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं। बट मैंने कहा ज्यादातर डाटा ऐसा दिया होता है क्योंकि वहां 10 डिग्री का चेंज करेगा और उधर टेम्परेचर 10 मिनट या 5 मिनट नॉर्मली दिया रहता है। इसमें भी टेम्परेचर आई थिंक 10 मिनट ही दिया और अगले 10 मिनट में डिमांड कर रहा है। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टेम्परेचर 50 से टी हो गया और 10 मिनट में ही डिमांड कर रहा है, के की वैल्यू 1/30, और यहाँ ये 25, और अब 50 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, तो 1 0 तो ये चला ही जाएगा, ठीक है। ये आपका 50 माइनस टी, और ये यहाँ से 1/3, 50 माइनस टी माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो चला जाएगा और ये 6 टाइम्स तो 300 माइनस 60, और ये इधर आ जाएगा टी, तो ये आपका 70
300 के बराबर आ गया, तो टी की वैल्यू 300/7। तो क्लियरली देख के लग रहा है कि सेकंड वाला ऑप्शन जैसा हमने अंदाजा लगाया था, क्योंकि 45 थोड़ा बीच का सा टेम्परेचर लग रहा था, थोड़ा डाउट था, फिर भी मैंने कहा गैस वर्क नहीं है, जब आपको आता है तो आप प्रॉपरली सॉल्व करें। तो ये आपका 7 4 जा 28 और 2 7 2 जा 40, वही करीब 42.5 के आसपास, 8 के आसपास 85। तो ये सेकंड वाला जो आंसर है वो हो जाएगा। ये ऑप्शन भी मैंने दे दिए। क्वेश्चन आपने सुनी लिया होगा, क्वेश्चन में था कि टेम्परेचर 60 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट में हो जाता है, और 50 अगले 10 मिनट में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो इस पे आपको क्वेश्चन जो मिलते हैं उनको आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। एक सवाल और है, उसको और मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये एक श्योर क्वेश्चन हो गया जिसे आप कर सकते हैं, और उसमें कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे कोई टफ भी नहीं है, ऐसे सवाल आपको आसानी से आ जाएंगे, कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन और है जो मैंने आपको भेजा था, फिर एक दो क्वेश्चन मैं और करा देता हूं आपको। अच्छा, इसमें देखिए, ये सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन मैंने सेंड किया था आपको, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू आइडेंटिकल बीकर A and B contain equal volume of two different liquid at 60 degrees centigrade each and left to cool down. The liquid in A has density of 8 into 10 to the power 2 kg per meter cube and specific heat of this, while liquid in B has a density of 10 to the power 3 kg per meter cube and specific heat of 4000. Which of the following best describe the temperature versus time ग्राफ? ठीक है, और ये 4 ऑप्शन है A B C D। ठीक है, T और T में है ग्राफ। ठीक, तो एक तो अभी जो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल वाला बताया था वही ग्राफ है। वैसे तो जो एक्सपोनेंशियल का अभी हमने आज की क्लास में शुरुआत में मैंने लिखा था, पिछली क्लास में डिस्कस किया था, डिराइव किया था, बट उस ग्राफ में आपको या तो के देखना पड़ेगा जिससे पता लगे कि एक तरह से आपको याद हो, तो डिके कांस्टेंट टाइप का कह सकते हो आप इसको। और डिके कांस्टेंट कहाँ आया था, याद करो, रेडियो एक्टिविटी में। तो डिके कांस्टेंट से रिलेट कर लो, या फिर कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग में जो टाइम कांस्टेंट होता था उससे भी रिलेट कर सकते हो। और वो भी सब भूल चुके हो तो फिर वापस लौट आते हैं, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसी तरीके से अप्रोच करते। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई हाई फाई कैलकुलेशन नहीं है। और हो सकता है आप इस क्वेश्चन को ट्राई किए हो उस फॉर्मूले से, तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें जो ग्राफ दिए ना, एक ये टी है और एक ये टी है, और इसमें कुछ इस टाइप के ग्राफ दे दिए। एक में इसे ए कह रहा है, एक में इसे बी कह रहा है, फिर उल्टा कर दिया, इसे बी कह रहा है, इसे ए कह रहा है। एक ऑप्शन में ए और बी के ग्राफ ओवरलैप करा दिए, एक ऑप्शन में ए और बी के जो ग्राफ है वो इस तरह से ऐसे कर दिया, कुछ इस तरह से, है ना। तो मैंने कहा एक ऊपर वाले को बी कह दिया, एक में ऊपर वाले को ए कह दिया, एक में दोनों को ओवरलैप करा दिया। 3 ऑप्शन ये हो गया, चौथा ये हो गया। इस टाइप के ऑप्शन है, और यहाँ पे टी टेम्परेचर है और ये है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि अगर हमने वो वाला फॉर्मूला जो लिखा है इसकी जरूरत नहीं, आप इसके बिना भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इतना लेंथी सॉल्व करोगे तो आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। आपको ये पता करना होगा ये के की वैल्यू क्या है। ये एक तरह से जैसे हमने रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिव डिके पढ़ते थे ना, तो वहां डिके कांस्टेंट जैसा है, e की पावर माइनस लैम्डा टी, याद आ रहा हो तो डिके कांस्टेंट देख लेंगे, जिसका डिके ज्यादा होगा जिसका डिके कम होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक तरह से टेम्परेचर का डिके हो रहा है। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर का डिके हो रहा है। ठीक है, तो डिके कांस्टेंट वो टाइम होता था जिस टाइम में कोई वैल्यू 63% डिक्रीज कर जाती थी। ठीक है, तो जिसका डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा वो धीरे धीरे डिके करेगा। डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा मतलब इट विल टेक मोर टाइम टू डिके, राइट।
तो या तो ऐसा किया जाए, और के की वैल्यू पीछे मैं बता ही चुका हूँ आपको, स्फेरिकल बॉडी अगर होती है तो, या कोई दूसरी बॉडी होती है तो, बट उतना करने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसका स्लोप देखना पड़ेगा। मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूँ, मिनिमम कैलकुलेशन में। आप इसमें आओगे तो आपको टाइम काफी लग जाएगा, बट ये जो है टी और टी है, तो इसका जो स्लोप है ना, स्लोप की वैल्यू होगी भैया dt अपॉन dt। देखो यार dy बाई dx अब तो कहानी पुरानी हो गई है, बहुत सारा हमने स्लोप वगैरह के क्वेश्चन किए। y और x में ग्राफ होता है तो उसका स्लोप होता है dy बाई dx, तो यहाँ t और t है तो इसका स्लोप होगा dt अपॉन dt। दिस इज व्हाट रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, dt अपॉन dt इक्वल्स टू k डेल्टा t। अब डेल्टा t से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन k की वैल्यू में आपको याद होगा हमने जब ये लिखा था तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू r रो s, ऐसा कुछ आया था, ठीक है। और ये भी नहीं लिखना है तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर एरिया कैपिटल ए आया था और नीचे मास का टर्म आया था, या मैं कहूँ वॉल्यूम का टर्म आया था, बाकी सब कांस्टेंट थे, याद आ रहा हो तो ठीक है। यहां तक बात याद आ रही है। अब एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है टू आइडेंटिकल बीकर ए एंड बी कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट लिक्विड। इक्वल वॉल्यूम याद है भैया, ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था एरिया में, बाद में 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे लिखा था 4 पाई 3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी। बट ये तब हमने यूज किया था 4 पाई आर स्क्वायर जब स्फेरिकल बॉडी थी। अब क्योंकि ये स्फेरिकल नहीं है तो वो आर रो एस वाली चीज हमने हटा दी, फिर आर रो एस वाली चीज हटा दी क्योंकि बीकर में है, वो स्फेरिकल टाइप की बात नहीं कर रहा है। तो फिर से एक बार पढ़ते, कह रहा है दो आइडेंटिकल बीकर है ए एंड बी कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड ईच एंड लेफ्ट टू कूल डाउन, ठीक है। द लिक्विड हैज ए डेंसिटी ऑफ दिस, तो डेंसिटी की बात कर ही रहा है और स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरे में कह रहा है लिक्विड बी हैज डेंसिटी दिस एंड स्पेसिफिक हीट दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, इनमें से ग्राफ कौन सा होगा। अब देखिए एरिया के तो बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन वॉल्यूम के बारे में बताया, लेकिन अब आपने कहा एरिया भी बताया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बीकर आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है कि जहां जहां से एमिशन हो रहा होगा ठंडा होने के लिए, जैसे मान के चलिए कुछ इस तरह का सिलिंड्रिकल टाइप का बीकर है, मान के चलिए यही है सिलिंड्रिकल टाइप का बीकर है, तो सिलिंड्रिकल टाइप के बीकर में यहां से हो रहा होगा एमिशन, सराउंडिंग से भी हो सकता है, अगर दीवारें परफेक्टली इंसुलेटिंग नहीं होंगी तो वहां से भी होगा। तो दोनों बीकर आइडेंटिकल कहने का मतलब है कि यहाँ से स्पेस बराबर मिल रहा है, साइड से भी बराबर मिल रहा है, और आइडेंटिकल में मटेरियल भी उनका सेम रहा होगा बीकर का, ठीक है। तो यहाँ से दोनों के लिए एरिया हम सेम ले सकते हैं। आप मेरी बात को समझो, मिनिमम टाइम में करना है तो एरिया सेम ले सकते हैं, वॉल्यूम बराबर दिया ही है तो ये सेम और वॉल्यूम सेम। ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, आई थिंक 19 का है या 18 का है, ठीक है। और इसमें हाँ 19 का है अप्रैल का, तो जेईई मेन। और मैंने बताया कि इसमें ओवरलैप करा दिए, ये इधर फ्लिप करा दिए, एक ये ग्राफ दिया है, ठीक है। ये तो होगा नहीं, पक्का पता है कि कुछ स्लोप और सेम स्लोप भी नहीं हो सकते, जहां तक है अगर रो और उसकी वैल्यू अगर डिफरेंट आती है तो। अब यहां से कंक्लूजन हमने ये निकाला कि dt अपॉन dt प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन रो एस की, 1 अपॉन रो एस की। अब इसमें इनकी रो और एस दोनों की दे रखी है, जिसका ये ज्यादा होगा, ध्यान से सुनिएगा, जिसका ये ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, उसका स्लोप कम होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैं फिर भी ए के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं, ए के लिए रो और एस की वैल्यू और बी के लिए रो और एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके बाद मैं कंपैरिजन कर लूंगा मिनिमम से मिनिमम टाइम में, ठीक है। तो अब देखिए ए के लिए लिक्विड ए है डेंसिटी ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर 2, 8 इंटू 10 टू द पावर 2 और स्पेसिफिक हीट 2000 यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 8 2 16 16 10 टू द पावर 5 ये हो गया, ठीक है भाई। और बी के लिए कह रहा है, बी के लिए 10 टू द पावर 3 और इधर 4000 यानी 4 इंटू 10 टू द पावर 3, ऊपर वाले में 8 इंटू 10 टू द पावर 2 और 2 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये 10 टू द पावर 3 और 4 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी 4 आ गया और 10 की पावर 6 आ गया। देखो यार आप इसको भी चाहो तो इसको भी 1.6 और 10 की पावर 6 कर लो, राइट। तो आप देखिए दोनों में वैल्यू कौन सी ज्यादा है, बी की ज्यादा है कि ए की ज्यादा है। ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 और ये है 4 इंटू 10 टू द पावर 6। दोनों में से ये वाला
4 × 10⁶ ज्यादा है, तो यानी ये ज्यादा है, तो dt/dt कम होगा, यानी कि बी वाले लिक्विड के लिए स्लोप कम होगा, बी वाले के लिए स्लोप कम होगा। कुछ आई मेरी बात समझ में? ये जिसका बोलो सर, ए वाले में 16 × 10⁵ आएगा। ए वाले में हाँ 16 × 10⁵ आएगा ना, तो मैंने 1.6 × 10⁶ कर दिया उसको। ओके सर, शायद पॉइंट नहीं दिख रहा। अच्छा, विजिबल नहीं है, 1.6 कर दिया मैंने, 16 ही लिखा था पहले, 1.6 × 10⁶ कर दी पावर, और ये आपका हो गया 4 × 10⁶, तो ये बड़ा है, तो B का रो × S बड़ा हो गया, यानी ये छोटा हो गया। dt रेट ऑफ कूलिंग, यानी मैं कह सकता हूं रेट ऑफ कूलिंग ऑफ B ए स्मॉल, यानी B धीरे धीरे ठंडा होगा, B धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी स्लोप B का कम हुआ कि नहीं हुआ? अगर B का स्लोप कम हुआ तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोलिए। ये वाला तो फेल ही खत्म हो गया, ये तो कोई मतलब ही नहीं, जो 4 ऑप्शन थे मैंने बताया आपको। ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, ओवरलैप भी नहीं करेंगे, एक ऑप्शन में ओवरलैप दिया था, दोनों ग्राफ ए और बी के एक साथ बना दिए ऐसे करके, ए एंड बी, तो ये भी नहीं हो सकता, इन्हीं में से कोई एक होगा, मैंने बताया आपको। क्या लगता है आपको कौन सा ग्राफ हो जाएगा? देख के बता सकते हैं स्लोप किसका ज्यादा है, मतलब बी वाला ग्राफ ऊपर होगा कि ए वाला ग्राफ ऊपर होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बी इज स्मॉल, ये ज्यादा है, तो बी धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी सेम टाइम में बी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? क्या लगता है आपको? अरे भैया रेट ऑफ कूलिंग ये तो जज करना आना चाहिए यार आपको। ठीक है, बताइए। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया ये तो। dt/dt स्लोप देखना है, इतना अब सेशन खत्म हो गया, आज लास्ट क्लास है ये। कौन सा ग्राफ होगा जिसका ढलान कम हो, स्लोप कम हो, वो कौन सा होगा? यानी बी ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? फिर ऊपर ऊपर आएगा, ये वाला बी ऊपर और ए नीचे। आप देखिए ढलान मैंने बताया था, स्लोप का मतलब बताया था ढलान, ये ढलान है, ये ढलान है, तो बी का स्लोप कम है, बी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसका मतलब किसी गिवन टाइम पर ए से ज्यादा टेम्परेचर होगा बी का, ये भी तो कह सकते हो यार आप, ये भी तो बोल सकते हो कि सेम टाइम में बी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसलिए बी का टेम्परेचर किसी भी टाइम ए से ज्यादा रहने वाला है, ऐसे समझ लो। या सिंपल सा मैंने आपको बताया था स्लोप का मतलब ढलान है, तो इसमें ढलान ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, तो ए वाले में ज्यादा, बी वाले में कम है, स्लोप dt/dt बी का कम होगा, क्योंकि रो एस का जो प्रोडक्ट है वो बी के लिए ज्यादा है। तो वो जो फॉर्मूला मैं कह रहा था, इस फॉर्मूले में या के की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो थोड़ा सा लेंदी भी हो जाता, आप इस क्वेश्चन को केवल स्लोप देख के कर सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आज का और मैं कराता हूं आपको, उसके बाद ये हमारा हीट खत्म हो जाएगा। मैंने थॉरोली कवर किया है, बीच में टाइम कम कर दिया था, आप लोगों ने, कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर टाइम ज्यादा है, आंखों में दर्द होता है। फाइनली सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों का लाइट रह गया है, लाइट में ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा, रे ऑप्टिक्स से ही। एग्जाम की कोई अब टेंशन नहीं है, मेरे ख्याल से अभी एग्जाम IIT के सबसे पहले थे, जेई मेन वाले पहले थे, वो भी दोनों पोस्टपोन हो ही चुके हैं, तो टेंशन फ्री होकर अपना तैयारी करिए। मेडिकल वाले भी अपना 1 अगस्त की तैयारी कर लो, वैसे हो सकता है वो भी पोस्टपोन हो, तो टेंशन तो कोई है नहीं। और टेस्ट सीरीज को मैं रीशेड्यूल करके आपको नया शेड्यूल भेजूंगा, टॉपिक जिस सीक्वेंस में भेजे थे वही टॉपिक रहेंगे, ठीक है, जिस सीक्वेंस में मैंने टॉपिक भेज रखे थे उसी सीक्वेंस में टॉपिक रहेंगे, केवल मैं डेट चेंज कर दूंगा और कन्वीनियंटली करूंगा, क्योंकि अब एग्जाम का कुछ पता नहीं कब होना है, तो आपको कुछ टेस्ट जो हो चुके हैं वो तो हो ही चुके हैं, जो आगे होने हैं टेस्ट पेपर ऑलरेडी मेरे पास रेडी है, और कोशिश ये होगी आपके ऑनलाइन जो हो वो प्रॉपर टाइम बाउंड करके हो, लाइव टेस्ट टाइप के। जो पहले हुए हैं लाइव, जैसे पिछले साल कुछ बच्चों ने ऑनलाइन किया था तो उसमें तो पेपर में पोस्ट कर देता, अब ऐसा नहीं है। अब प्रॉपर मेरा प्लान ये है कि प्रॉपर आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू या जो भी है टाइम बाउंड टाइप का करेंगे, ठीक है। और ये लास्ट क्लास है वैसे तो सेशन की, मेरे ख्याल से अभी भी कई टीचर हैं जो कोर्स कराए हुए जा रहे हैं, ठीक है। हमारा फिर भी हो ही गया, कुछ बच्चों का जिनका रह गया दे कैन कंटिन्यू, और ऑप्टिक्स में आपकी कराई देता हूँ,
टेस्ट का मैं अभी रीशेड्यूल करके आपको मैं भेजूंगा, ठीक है। तो एक आखिरी सवाल और आज का, एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं, HC वर्मा का है और मैं लिख देता हूं यहां पर। वन मोल of a monoatomic gas, 1 mole of a monoatomic gas is contained, अच्छा क्वेश्चन है काफी, मेडिकल के लेवल से तो टफ ही है। 1 mole of a monoatomic gas is contained in a rigid container of volume V, in a rigid container of volume, rigid container of volume V with walls of total inner लिखा है मैंने, total inner surface area A, total surface area A and thickness X and thermal conductivity K and thermal conductivity K. The gas is at initial temperature of T naught and pressure T naught and pressure P naught. Find the pressure of the gas. Find the pressure of the gas as a function of time. As a function of time. ठीक है। अब देखिए कंटेनर की जो दीवारें हैं उनकी कंडक्टिविटी दे ही रखी है, तो इसका मतलब ये है कि गैस में से हीट बाहर निकलती जा रही होगी, तो वो गैस ठंडी होती जाएगी। तो इसमें आप देखिए कि एक तो दो चीजें हो रही होंगी, और इसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर भी दिया है आपको, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी दिया है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज TS, सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें मैं थोड़ा गाइड करूँ यहाँ पे। 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, उसको रिजिड कंटेनर में रखा गया। रिजिड कंटेनर का मतलब इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, एक बात, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, एक बात तो ये हो गई। और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब इसमें डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W का केस अगर हम लगाते हैं तो W 0 हो जाएगा। डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट बाहर सराउंडिंग में जा रही है, तो क्या गैस कंप्रेस हो रही है? नहीं, क्योंकि गैस जिस कंटेनर में, वो कंटेनर कंप्रेस नहीं होगा, तो वर्क डन 0 आएगा। तो डेल्टा Q को डेल्टा U के बराबर कर लेंगे, और डेल्टा U के बराबर करेंगे तो आप जानते हैं NCV डेल्टा T, जिसमें N की वैल्यू 1 मोल और CV की वैल्यू FR/2, तो 3R/2 हो जाएगी, क्योंकि गैस कैसी है? मोनोएटॉमिक है। अब जो डेल्टा T यहाँ पे आएगा, वो डेल्टा T में हमें देखना है कि टेम्परेचर शुरुआत में गैस का T0 दिया है, तो T0 से बाद में कुछ T होगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि कंटेनर की कंडक्टिविटी, दीवारों की कंडक्टिविटी K दे रखी है, तो दीवारों की जो कंडक्टिविटी K है उसकी वजह से हीट बाहर जा रही होगी, और हीट जब बाहर जाएगी तो उसके टेम्परेचर में कुछ कमी आएगी, ठीक है। इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कंटेनर का वॉल्यूम दे दिया, प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया और सरफेस एरिया दे दिया। तो यहाँ एक चीज पे गौर करने की जरूरत है
कि जैसे ये कंटेनर है और ये कंटेनर की दीवारें हो गई, अंदर की दीवारों का सरफेस एरिया दे दिया है और थिकनेस भी दे दी है, क्योंकि हीट यहाँ से कंडक्ट होके जाएगी। तो ये कंडक्ट होके जब अंदर से बाहर की तरफ हीट फ्लो करेगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है, किसी समय पे अंदर गैस का टेम्परेचर T मान लेते हैं, इनिशियल टेम्परेचर T नॉट था। इनिशियल, अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अंदर का टेम्परेचर T नॉट था शुरुआत में, किसी टाइम पे T हो गया, और ये जो T टेम्परेचर है, तो मैं मान के चलता हूँ गैस का जो टेम्परेचर है वो बाहर सराउंडिंग से ज्यादा होगा, तो हीट का फ्लो हो रहा होगा, और फिर फ्लो ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, दो चीजें यूज करनी है। एक तो इसमें आप देखेंगे गैस क्या है, हीट को कंडक्ट कर रही है, बाहर की तरफ हीट जा रही है, तो इन दीवारों से कंडक्ट होके जा रही होगी। तो एक तो लॉ ऑफ कंडक्शन का यूज होगा, कंडक्टिविटी जो दी है वो इसीलिए दी है, तो लॉ ऑफ कंडक्शन का जब यूज होगा तो फॉर्मूला होता है हमारा dt अपॉन dt, ठीक है, और के ए, और दीवारों का सरफेस एरिया ए दे रखा है। तो सारी दीवारें यूज हो रही है, अंदर की सभी डायरेक्शन से निकल रही होगी, यहाँ से भी जा 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 रही होगी, और दीवार की जो मोटाई दे रखी है दैट इज गिवन यू x। तो यहाँ के ए बाई एक्स आ जाएगा, जिस लेंथ में से कंडक्ट कर रही है, जिस लेंथ में से कंडक्ट कर रही है वो लेंथ ये है, और किसी समय पर टेम्परेचर गैस का T है और बाहर का Ts है। एक तो ये dt अपॉन दिस के ए बाई एक्स टी माइनस टी एस। पहली चीज तो आपको ये समझने की जरूरत है, पहली चीज आपको ये समझने की जरूरत है, राइट। तो सबसे पहले एक ये काम आपको करना होगा, आप इसको नोट कर लो, क्योंकि मुझे ऊपर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है भाई, ऊपर का मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अच्छा, इसमें देखिए, सॉरी, dt अपॉन dt नहीं, रेट लॉ ऑफ कंडक्शन dq बाई dt हमें लगाना होगा, dq बाई dt, dq बाई dt लॉ ऑफ कंडक्शन। एटलीस्ट ऊपर का क्वेश्चन आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। dq बाई dt लॉ ऑफ कंडक्शन है ना, तो dq बाई dt दैट इज के ए एक्स टी माइनस टी एस। अब टेम्परेचर बदल रहा होगा, टेम्परेचर किसी जनरल टाइम पे हमें निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो dq बाई dt है, जो हीट का जो लॉस हो रहा है, उस लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो मैंने आपसे अभी क्या बोला था कि ये यहाँ पर अगर हम देखें तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, और डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू के लिए हम एनसीवी, डेल्टा यू की वैल्यू एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है, और ये एनसीवी में एन और ये 3r/2 मोनो एटॉमिक गैस है, और इसको आप चाहो तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की वैल्यू 3r/2, ठीक है, 3r/2 डी 3r/2 ये हम लिख सकते हैं। डेल्टा क्यू हो गया एनसीवी नंबर ऑफ मोल एक, और ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को डी क्यू बाई डी टी भी हम लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज को गौर करने की जरूरत है, ये जो dq है ये हीट है और ये टाइम है, यहाँ गौर कीजिएगा। और आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इधर ये जो आपका dq है और ये जो dt है डेल्टा टी है, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से dq अपॉन dt, ऐसे भी तो लिख सकते हो। ये dt और ये डेल्टा टी या ये dt में अंतर है, ये क्या है, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड है ये। और ये क्या है, कंफ्यूजन हो सकता था, डेल्टा टी यहाँ चेंज इन टेम्परेचर है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को मैंने dq बाई dt लिखा। आप इस डिफरेंस को समझिए, तो यहाँ से जो dq की वैल्यू है वो dq की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो 3r अपॉन 2 और ये dt आ जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये dt टेम्परेचर है, मुझे इंटीग्रेशन तो करना ही होगा, t माइनस टी एस करके लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका 3r/2 dt अपॉन dt के ए बाई एक्स। के दिया है, ए दिया है, एक्स दिया है, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका dt और ये वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, t माइनस टी एस और ये 2ka बाई 3rx और ये आपका dt। ठीक है, dt t माइनस टी एस 2ka 3rx dt, इसे इंटीग्रेट कर लो, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डिमांड कर रहा है, तो यहाँ लिमिट 0 से t डाल दो, यहाँ लिमिट 0 से t डाल दो, और टेम्परेचर शुरुआत में t नॉट था, शुरुआत में टेम्परेचर t नॉट था, बाद में t रह गया होगा, तो आप इसमें जब लिमिट डाल रहे हैं तो t नॉट से t टेम्परेचर कम हो रहा है और यहाँ टाइम बढ़ रहा है, तो मैंने पहले भी आपको बताया आप माइनस साइन पुट कर सकते हैं। ठीक है, तभी आपको प्रॉपर वैल्यू मिलेगी, तो ये लॉग के फॉर्म में जाएगा, फिर बाद में उसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। और ये कोई मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है, पहले भी मैंने इससे पहले आपको कई बार इस तरह के क्वेश्चन कराए, और अभी 1-2 दिन पहले ही मैं बता रहा था आपको। अब देखिए, प्रेशर P नॉट वॉल्यूम V दिया है और इनिशियल टेम्परेचर T दिया है KA। वैसे तो यही आंसर आ जाएगा इसी के टर्म्स में, बट आप प्रेशर के टर्म्स में भी अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दैट वो भी कर सकते हो। आई थिंक इसमें हाँ 2 चीजें पूछी है, टेम्परेचर ऑफ द गैस, एक चीज और पूछी है, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी पूछा है। तो जो क्वेश्चन मैंने लिखाया था ना, फाइंड द टेम्परेचर एंड प्रेशर कर देना, फाइंड द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो टेम्परेचर तो यहीं से निकल आएगा, प्रेशर भी पूछा है। अब आप देखिए, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आप समझो मेरी बात को, PV इक्वल्स टू nRT में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू T। तो हमें पता है कि टेम्परेचर अगर डाउन जा रहा है तो प्रेशर भी डाउन जाएगा, वो निकाल लेंगे बाद में। ठीक है, टेम्परेचर निकालते हैं, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस है, इस माइनस को चाहो तो दूसरी तरफ ले सकते हो, और लॉग ये dt अपॉन t माइनस टी एस दैट्स ए कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा आपका t माइनस टी एस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे। ठीक है, तो वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अपर लिमिट रखोगे ये, और ये आ जाएगा आपका t नॉट माइनस टी एस, और इस तरफ आ जाएगा 2ka अपॉन 3rx t। ये जो माइनस साइन है आप इसको इधर ले आओ। ठीक है, ऐसे कई बार पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चंस को। तो अब ये लॉग है और ये -2k अपॉन 3rx t, तो आप इसका एंटी लॉग जब ले लेंगे तो t माइनस टी एस, और ये आपका t नॉट माइनस टी एस, और ये e की पावर में चला जाएगा 2ka अपॉन rx इंटू टी। और ये वही अभी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मैंने एक्सप्रेशन लास्ट क्लास में आपको बताया था, वैसा ही आ जाएगा। तो ये t माइनस टी एस और ये इधर t नॉट माइनस टी एस e की पावर -2ka, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, शाइन आ रहा है, -2ka अपॉन rx इंटू टी। ठीक है, इसमें से t टेम्परेचर चाहिए तो इसको आप इधर ले जाओ ts वाले टर्म को, तो ये आ गया इक्वल टू ts प्लस। ठीक है, t इक्वल्स टू ts प्लस t नॉट माइनस टी एस ई की पावर -2ka
अपॉन आर एक्स इंटू टी। ये आ गया, ये पहला आंसर आ गया, टेम्परेचर आ गया। और प्रेशर तो बहुत आसानी से आ जाएगा, प्रेशर में कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे V कांस्टेंट है, तो लॉ ऑफ प्रेशर लगा दो, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू T, P प्रोपोर्शनल टू T। तो पहले प्रेशर था ये, और अब हो गया P, पहले प्रेशर ये था, पहले टेम्परेचर T। तो अब यहाँ से P की वैल्यू आ गई, यही तो आया, P अपॉन P नॉट, T अपॉन T नॉट। तो ये आ जाएगा आपका P नॉट अपॉन T नॉट इंटू टी, P नॉट अपॉन T नॉट इंटू टी। टी की वैल्यू ये यहाँ से रख दो, तो आपका प्रेशर भी आ गया। तो P नॉट T नॉट टाइम्स ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। सो दैट इज व्हाट TS प्लस T नॉट माइनस TS। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने एक अच्छा एग्जांपल आपको दिया, IIT लेवल का, मेडिकल लेवल का तो नहीं है, IIT JEE मेन, IIT एडवांस के लेवल का है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद ये आपका हीट तो खत्म हो गया, अब हम इसके बाद ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपके जो भी डाउट है, सिलेबस भी मेरी तरफ से तो खत्म ही है, ठीक है। बट ये जिन बच्चों का ऑप्टिक्स बगाया वो मैं कंटिन्यू करूंगा। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट आ रहा हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी किसी का डाउट हो यहाँ तक पूछिए। और ऑप्टिक्स में कल ही स्टार्ट करूंगा, ऑप्टिक्स में कल स्टार्ट करूंगा। जिन बच्चों को करना हो वो ऑप्टिक्स की क्लास करें, बाकी बच्चों को बधाई हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। रिवीजन करिए और एग्जाम की तैयारी में डटे रहो, मैदान में छोड़ के भागना नहीं मैदान, ठीक है। जो इस समय मेहनत कर लेगा आपको आगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, तो डटे रहिए। मेरा तो सपोर्ट है ही, आप खूब क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपके हर क्वेश्चन को मैं प्रॉपर रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि टाइम की जो भी अवेलेबिलिटी होती है, जब मुझे टाइम मिलता है मैं आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करता हूँ। तो मैदान में डटे रहना है, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लास जो कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के साथ डिसएडवांटेज मेरी नहीं, बाकी जो कर रहे हैं डिसएडवांटेज ये रहता है कि टीचर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देता है। मैंने तो आपको बताया कई बच्चे ऐसे भी हैं जो लास्ट ईयर कभी मुझसे पढ़े थे, दे आर स्टिल इन टच, तो मैं उनको भी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस समय मैदान में डटे रहिए, क्योंकि इस समय जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी आगे, वो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको डाउट कोई कैसे बताए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास कहीं कर ली, अब वो टीचर से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको थॉरोली पूरा एक तरफ से रिवीजन करते जाना है। टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको बताई थी, जो रह गए मेरे ख्याल से टेस्ट, वो पहले 4 टेस्ट थे आपके यूनिट वाइज, या 6 और 7 यूनिट फुल टेस्ट थे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं करूंगा। सिलेबस सारा वही रहना है, केवल मैं डेट आज कल में ही शेड्यूल करके आपको भेजूंगा, डेट को रीशेड्यूल करके भेजूंगा। तो अपनी तैयारी आप कंटिन्यू रखिए, प्रॉपर रखिए, और बीच में छोड़ना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम होंगे जब भी होंगे वो हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो भी डिले हो रहा है, ठीक है। तो मैदान में डटे रहिए और मोटिवेटेड रहिए, सबसे मेन चीज है, ठीक है। चलिए आज की क्लास तो मैं यहीं खत्म करूंगा। कल हम ऑप्टिक्स सेम टाइम में 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 to 8:30 हमारी क्लास होती है, तो जो करना चाहे बच्चे वो कर सकते हैं। कुछ बच्चों का वेव हो चुका था, तो मैं पहले रे से स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। तो जिन बच्चों का वेव हो गया था, वेव से ज्वाइन किया था, तो वो बात अभी रे वगैरह कुछ पार्ट छूटा है वो रे का कर लें, और जिनका हो चुका है वो कोई दिक्कत नहीं, अपना रिवीजन में लगे रहे, ठीक है। चलिए कल करेंगे क्लास।